आज अपने आईडीटी का जो पेपर हुआ है उसके जो एमसीक्यू हुए हैं उनका मैं सॉल्यूशन डाल रहा हूं आपके लिए। आप अपने आंसर को उससे मैच कर सकते हो। हालांकि मैंने सॉल्व किए हैं तो इनको आप अपने आंसर से मैच कर सकते हो। इंस्टीट्यूट ने जो एमसीक्यू का पैटर्न रखा है, केस स्टडी दिए हैं, बहुत अच्छी केस स्टडी दी हैं, इजी केस स्टडी हैं। आप देखोगे सारे कुछ क्वेश्चन एक दो को छोड़कर सारे इजी हैं, एक दो ही थोड़े ट्रिकी हैं। आप देखोगे सारे के सारे जो अच्छी केस स्टडी आपके दी गई है। पहला आप देखो मेसर्स फेयर साइट वाली है। तो इस केस में शो कॉज नोटिस इशू करने के लिए आपके टाइम लिमिट पूछ रहा है कि कब तक आपके इशू किया जा सकता है। तो इसका आंसर आपके रहेगा सी, नो टाइम लिमिट टू इशू द शो कॉज नोटिस। यानी शो कॉज नोटिस करने का कोई टाइम लिमिट नहीं होता। कुछ पर्टिकुलर केस मैंने आपको बताया था, जैसे आपने पैसा कलेक्ट कर लिया लेकिन गवर्नमेंट को डिपॉजिट वगैरह नहीं कराया, तो ये चीज है। इसी तरह से अपन बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये आपको बता रहा है यहां पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की बात करें तो जो अपन ने कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ पॉइंटों में आ रहा है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके आगे वाले अमाउंट में चले जाएंगे। तो ऐसे केस में आ जाएगा 1687 आपका इंटरेस्ट आपके कैलकुलेट हो जाएगा राउंड ऑफ करने की वजह से। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। इसके बाद अपन बात करते हैं देयर हैज बीन डिस्प्यूट बिटवीन द मेसर्स फेयर साइट का है, जिसके अंदर अपन देखें तो इस केस के अंदर यहां पर दो ओपिनियन आपके पूछे गए, एक तो डिपार्टमेंट का व्यू पूछा गया है और एक मेसर फ्रे। तो इस केस में अपने सेकंड और जो थर्ड है ना वो आपके मोस्ट अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो सेकंड और थर्ड आपके आंसर ए हो जाएगा, ए पे टिक लगा जाएगा। इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं द टोटल वैल्यू ऑफ इनवार्ड सप्लाई ऑन विच जीएसटी इज पेबल बाय मेसर्स फेयर साइट। तो इस केस में आ जाएगा आरसीएम के अंदर अपन बात करें 6,60,000 का आपका आंसर रहेगा। इसके बाद द अमाउंट ऑफ एलिजिबल इनपुट क्रेडिट इग्नोर द रिवर्सल अंडर रूल 42, 43 के साथ अपन बात करें तो आंसर हो जाएगा डी 4,29,800। जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसका कोई आंसर है तो इसमें थोड़ा सा आपके क्लैरिटी नहीं है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अपना बन रहा है वो मैंने इसमें टिक लगाया है, मे बी आपके हो सकता है। बाकी का मेरे हिसाब से इसका आंसर रहेगा 3,86,800 जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर के रूप में दिखाई दे रहा है। आफ्टर दैट और कोई केस स्टडी में दिक्कत नहीं है और बाकी तो सारी केस स्टडी के आंसर आपके इजी हैं और बस इसी में थोड़ा सा वो था, बाकी तो सारे इजी हैं। सेकंड केस स्टडी बहुत इजी है, इसका 7th का है कि आपके कंपोजिट स्कीम के अंदर टैक्स किस रेट से पे करना है। तो आपको पता है 0.5% सीजीएसटी और 0.5% एसजीएसटी। तो 41,000 सीजीएसटी एंड 41,000 एसजीएसटी आपके आ जाएगा। द टाइम लिमिट ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ट्रांजेक्शन विद द मैसेज सचिन कुमार। तो ये आरसीएम का मैटर। तो आरसीएम में आपके जिस दिन आपने पेमेंट किया, डेट ऑन विच पेमेंट हैज बीन डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट या फिर डेट ऑन विच डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट या फिर आपके 60 डेज आरसीएम का मैटर ना सर्विस का, तो उसके अकॉर्डिंगली विच एरिया लेंगे तो 7 अगस्त 2024 इस केस में आ जाएगा। आरसीएम के लिए आपके लिए जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है आपके लिए पेमेंट वाउचर होता है। तो पेमेंट वाउचर ए आंसर इसका आ जाएगा। इसके बाद द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसने 30 डेज के बाद अप्लाई किया है। आप देखो जो आपके 30 डेज का टाइमिंग होता है रजिस्ट्रेशन के अंदर, जिस दिन लायबल हुआ था उस दिन से 30 डेज के अंदर उसे अप्लाई करना था, लेकिन 30 डेज में उसने अप्लाई नहीं किया, 30 डेज के बाद कर रहा है। तो डेट जिस दिन ग्रांट कर रहा है वो ग्रांट की डेट आ जाएगी 20 मई 2024। इस तरह से स्टूडेंट अपन बात करते हैं यहाँ पर LLD एंड कंपनी नीड टू फर्निश ए स्टेटमेंट। तो आपको ये इनपुट, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स का स्टेटमेंट आपको सबमिट करना होता है विद इन द 30 डेज के अंदर। तो ये लाइबल हुआ था 9 जुलाई को, तो उससे 30 डेज में काउंट करूं तो 8 अगस्त इसमें आपको कवर हो जाता है। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट अंडर द सेक्शन 15(1) जो है, तो मैंने आपको बता रखा है जब तक कुछ नहीं कहा गया तो एसेसेबल वैल्यू इक्वल टू ट्रांजेक्शन वैल्यू, यानी ट्रांजेक्शन वैल्यू आपका एसेसेबल वैल्यू बन जाएगा। तो फेयर मार्केट वैल्यू वगैरह कुछ नहीं, सेक्शन 15(1) के अंदर जो एसेसेबल वैल्यू है वो क्या हो जाती है, ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है उस पर आप टिक लगा दीजिएगा। इसके बाद आ रहा है 13 हार्ट एंड सोल्स प्राइवेट लिमिटेड के अकॉर्डिंगली अपन यहां पर बात करें तो यहां पर आपके मैंने कहा एक तो होता है प्रिफरेड गुड्स होता है, उस केस में कस्टोडियन ड्यूटी पे करता है। एक टोटल डैमेज वगैरह होता है, उस केस में आपके अबेटमेंट मिल जाता है। लेकिन ये क्या है, डेटोरेट गुड्स की बात हो रही है तो उसमें कुछ नहीं करना, पूरे अमाउंट की ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। 180 इसका आंसर आपके आ जाएगा। देन काउंटर वैल्यूइंग ड्यूटी के केस में आपका जो अपन देखेंगे आंसर रहेगा 1 और 2, यानी बी आंसर इसका आ जाएगा।
इसके बाद आता है मेसर्स राइज एंड प्रोग्रेसिव मेडिसिन के केस के अंदर मैंने आपको बताया था कि मेडिकल सप्लाई वैसे एग्जाम्प्ट होती है। आपकी टैक्सेबिलिटी क्या रहेगी कि आपके रूम का रेंट 5000 पर डे पर पर्सन है तो एग्जाम्प्ट है, उससे ज़्यादा है तो टैक्सेबल है। तो ये 7500 पर डे का पेशेंट का रूम का बात कर रहा है, तो इसका वैल्यू बन रहा है 1,72,500। तो यही आपके टैक्सेबल सप्लाई आ जाएगी और इस पर आपको टैक्स पे करना होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट अपने जितने भी आपके एमसीक्यू थे मैंने सारे के सारे आपको सॉल्व करा दिए और सॉल्यूशन मैंने आपके बता दिए हैं। आप अपने आंसर इससे मैच कर लीजिएगा, मे बी आपके आंसर आई होप मैच कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।